आधुनिक सभ्यता या भौतिकता की पूजा है या हमारे पशुता की पूजा है। नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 क्लास 12th की तैयारी, जो चैप्टर फर्स्ट और उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसका क्या करने वाले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस चैप्टर में कुल पैराग्राफ 24 है, जिसमें हम इस वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 1 पैराग्राफ 1 से पैराग्राफ 12 तक सभी लाइन का हिंदी समझने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन थे। तो राइटर थे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ जानते हैं पहले। तो महात्मा गांधी का बॉर्न कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 और पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था भाई साहब? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? तो पोरबंदर में। अब गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 30 जनवरी को हुआ, 1948 में हुआ और दिल्ली में हुआ। गांधी जी का फुल नेम क्या था भाई? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का फुल नेम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज नोन एज बापू। गांधी जी को बापू के नाम से भी कहा जाता है या फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी कहा जाता है। ही वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी एकदम नेता नहीं थे, स्पिरिचुअल लीडर थे देन अ पॉलिटिशियन। वो तो पॉलिटिशियन थे ही, राजनेता तो थे ही, यानी कि राजनीतिक में तो थे ही, और साथ में गांधी जी क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर थे। क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली, वह सफल हुए, यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीप वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। वह सफल हुए अपने अहिंसा यानी कि हिंसा को लेके अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। किस मार्ग पे चलते थे गांधी जी? सर, मारपीट नहीं करना चाहते थे ना, नहीं, और अपने सत्य से दिखा दिया। अपने सत्य को अंग्रेजों के खिलाफ क्या एज अ हथियार यूज किए थे। कौन? तो गांधी बाबा। देखिए 1915 से 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 में जो है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स पे क्या किए? इंडियन जो पॉलिटिक्स था उस पे राज किए। कौन? तो हमारे महात्मा बाबा। हिज ऑटोबायोग्राफी, महात्मा बाबा का ऑटोबायोग्राफी भी है, उसका नाम है। तो ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है भाई, महात्मा बाबा का ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ही रोट यंग इंडिया। गांधी जी और लिखे थे यंग इंडिया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ही इज एन ओरिजिनल थिंकर। गांधी जी एक ओरिजिनल थिंकर भी थे, यानी कि उच्च सोच रखने वाले ओरिजिनल थिंकर भी थे। क्या थे? ओरिजिनल थिंकर भी थे। चलिए अब जो है ना पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं, इंग्लिश बाय एसेंसर। पैराग्राफ 1 से शुरू करते हैं। हर एक आप लोग अब जो है ना लेखक के बारे में याद रखिएगा, जितना चीज़ बताए सब इम्पोर्टेंट है भाई। ऐसा ना लगे कि बकवास कर रहा है, ना भाई ना, ऐसा नहीं कर रहा है। देखिए आई बिलीव डैट, अच्छा गांधी जी का कहना है, मेरा मानना है कि, अच्छा, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड। जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, गांधी जी का मानना है कि, मेरा मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है इज़ नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में मिटाने वाला नहीं है। मतलब भारत के सभ्यता को इस दुनिया में कोई भी टक्कर देने वाला नहीं है, मिटाने वाला नहीं है, ये ऐसा गांधी जी का मानना है। नथिंग कैन इक्वल, कोई चीज़ बराबर नहीं कर सकता। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको दुनिया में कोई भी चीज़ बराबरी नहीं कर सकता। द सीड सोन बाय आवर एनेसेंटर, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीजों की रोम वेंट, रोम निपट गया। मतलब ये बोल रहा है, पहले तो ये समझिए, गांधी जी का मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इस दुनिया में मिटाने वाली कोई भी चीज़ उसको बराबर नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज ने हमारे लिए जो विरासत छोड़ा है उसी को हम लोग अपना रहे हैं। उसी प्रकार एक बोला है रोम वेंट, जैसे रोम मिट गया। रोम क्या? एक देश है। रोम क्या हो गया? मिट गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी यही हाल। अच्छा, मतलब रोम भी मिट गया, मतलब अपना सभ्यता इस लोग को पालन नहीं हुआ, और उसके बाद ग्रीस का भी यही हाल हुआ। अच्छा, द मैट ऑफ द परहैप्स वाज ब्रोकन, फराओ की शक्ति टूट गई। किसकी शक्ति? फराओ की शक्ति भी टूट गई। ठीक है।
जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पश्चिमी रंग में रंग गया। अपने लोग किस में है भाई साहब? हाँ, किस में है? जापान जो है किस में? जापान भी पश्चिमी रंग में रंग गया, लेकिन अपने लोग ऐसा नहीं कर रहे भाई, अपने लोग ऐसा नहीं कर रहे, इन लोग को रंगने दीजिए। हाँ, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चीन के संदर्भ में क्या ही कहना, मतलब चीन के बारे में क्या ही कहना, चीन भी उसी रास्ते पर चल रहा है। बट इंडिया इज स्टिल साउंड एट द फाउंडेशन, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर अपनी अडिग है, मतलब भारत अभी भी अपनी सभ्यता को फॉलो कर रहा है, अपनी संस्कृति को मान रहा है। जैसे यहाँ बोला गया है, रोम क्या हो गया? मिट गया है। ग्रीस का भी यही हाल हो गया है। जापान भी क्या हो गया? पश्चिम रंग में रंग गया। और चीन का क्या ही कहना। लेकिन हमारा भारत अभी भी वो पुराने रीति रिवाज, वो पुराने इतिहास, वो पुराने रीति रिवाज को फॉलो करते आ रहा है। चलिए अगले पेज में चलते हैं। ये सब पैराग्राफ 1 ही चल रहा है मेरे भाई, ये मत समझना पैराग्राफ 2 चल रहा है। आएगा पैराग्राफ 2, यहाँ से आएगा, जहाँ से आएगा बता देंगे हम। द पीपल क्या बोलता है? द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। अच्छा, बोल रहा है यूरोप के लोग जो है ना, कि कहाँ के लोग? यूरोप के लोग, यूरोपवासी और ग्रीक वासी रोम लेखकों की कृतियों से अपना सबक सीखते हैं। मतलब यूरोपवासी और रोमवासी जो है क्या करते हैं? अपना जो है ना क्या सीखते हैं? अपना लेखन का क्रिया सीखते हैं। किससे? अरे भैया किससे सीखते हैं? ग्रीक वासी से। अरे भैया देखिए ना, ग्रीक और रोमवासी से सीखते हैं। यूरोप वाला, यूरोप का अपना भाषा नहीं था, अपना कला नहीं था, दूसरे से सीख रहा। देखो मर्दे, हाँ ऐसा बोल रहा है गांधी जी। विच एग्जिट नो लॉन्गर इन द फॉर्मल ग्लोरी, जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। मतलब पहले क्या होता था? यूरोप का अपना लेखन क्रिया होता था, लेकिन अब क्या करने लगा? यूरोप नकल करने लगा। किसका सीख रहा है? ग्रीस और रोम का। तो इसका मतलब अब जो है यूरोप में पूर्व गरिमा नहीं रही, पुरानी सभ्यता को फॉलो नहीं कर रहा है, जो उनके पूर्वज लोग वो के गए थे, यानी कि उनके पूर्वज लोग उनके विरासत को छोड़ के गए थे, वैसा फॉलो नहीं कर रहा है। ये सब हीरो बन रहा है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उसने सीखने के प्रयास में, उनसे सीखने के प्रयास में, किसके सीखने से प्रयास में है? रोम और ग्रीस से सीखने के प्रयास में अपना सभ्यता को ही भूल जा रहा है। द यूरोपियन इमेजिन दैट, यूरोपवासी सोचते होंगे, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे अपने त्रुटियों को दूर कर लेंगे। ऐसा सोचते होंगे कभी कभी यूरोपवासी कि वे अपने क्या जो गलती होगा, त्रुटि हो गया है ना, उसको दूर कर लेंगे। सच इज़ देयर पिटेबल कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है, ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है कि हाँ गलती हो रहा है ना, हमसे हम दूर कर लेंगे, ऐसा यूरोप वाला कह रहा है। लेकिन सभ्यता फॉलो कर रहा है दूसरा का, संस्कृति फॉलो कर रहा है दूसरे का। करने दीजिए भाई, उनका मर्जी है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दीज इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इन सबों के बीच भारत स्थिर बना है। ये बगल वाले पड़ोसी देश सब है, लेकिन ये सब बदल अदल रहा है, लेकिन अपना भारत अभी भी स्थिर बना है और रहना भी चाहिए भाई। एंड दैट इज हल ग्लोरी, और यह उसके लिए गर्व की बात है। अपना भारत क्या है? अभी भी स्थिर है, और यह हमारे लिए क्या है? गर्व की बात है। ऐसा कौन कहते हैं भाई? ऐसा महात्मा गांधी कहते हैं। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध एक आरोप है। क्या आरोप है भारत के विरुद्ध रे भैया? देखते हैं। डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि उसके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और मंदबुद्धि। अच्छा, अपने लोग पे आरोप लगा रहे हैं विदेशी लोग कि अपने लोग क्या है? असभ्य है, और क्या है? अज्ञानी है, और क्या है? मंदबुद्धि है। अच्छा ये बोला गया है। अच्छा ये, अच्छा बताते हैं उसको। डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट माई चेंज, कि उन्हें परिवर्तन को अपनाते हुए प्रेरित करना असंभव है। वो लोग क्यों हमको बोल रहे हैं कि असभ्य है भारत वाला, असभ्य हो, अज्ञानी हो, मंदबुद्धि हो? ताकि अपने लोग जो है ना एकदम अस्थिर है ना, अपने लोग में भी क्या हो जाए? अस्थिरता पैदा हो जाए, यानी कि उस देश का नियम पालन करने लगे, उस देश की सभ्यता को कॉपी करने लगे, ऐसा इनका कहना है। हाँ समझे ना? चलिए अगले पेज पर चलते हैं। ये पेज पैराग्राफ 2 है। देखिए क्या बोल रहा है? इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरोध है। ये कैसा आरोप है? हमारे गुणों के विरोध है। अच्छा, जैसा भी आरोप दिया हमारे गुणों के विरोध दिया है। अच्छा, व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस,
जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई और जांचा और परखा है। ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। हमको अनुभव हो गया रे भैया। गांधी जी बोल रहे हैं जितना हम अनुभव किए हैं, जितना परखे है, वी डेयर नॉट चेंज, उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते। अपने लोग क्या करें, अपने लोग अपनी सभ्यता को क्यों बदले भाई, कितना अच्छा तो है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शेयर रिमेन्स स्टडी, बहुतों ने अपनी विचार भारत पर थोपा है। बहुते लोग क्या किया, अपना विचार भारत पर थोपा है कि तुम भी तो देखो अपना सभ्यता बदल के, लेकिन वह अस्थिर रहता है। लेकिन फिर भी यह क्या है, हम लोग अस्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह इसकी सुंदरता, यह भारत की क्या है, सुंदरता है। यह हमारी आशाओं को प्रहार ढाल देती है। ओके, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन एक्चुअली में क्या है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। देखिए सिविलाइजेशन है क्या एक्चुअली में, सिविलाइजेशन एक्चुअली में जो मनुष्य के कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। सर सिविलाइजेशन क्या है, बताइएगा, सिविलाइजेशन क्या है, जो मनुष्य को कार्य का मार्ग दिखाता है। सिविलाइजेशन क्या है, अगर पूछेगा आपसे सिविलाइजेशन क्या है, तो सिविलाइजेशन पाथ ऑफ ड्यूटी है, यानी कि मनुष्य को कार्य का राह दिखलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कंजर्वेटिवल टर्म्स, कर्तव्य पालन और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय है। क्या है, एक दूसरे में परिवर्तनीय है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस, अपने मन एक विकार पर शोभात्मक प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। क्या है, नैतिक अवलोकन है। ओके सो क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे, ओके, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करके हम अपने आप को जानते हैं। कैसा क्या करना है, ये सब हम अपने आप को जानते हैं, हम जानते हैं। इसलिए रे अंग्रेजवा, हम लोग को ज़्यादा ज्ञान मत दो। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण है। अच्छा, गुजरात में सभ्यता का अर्थ क्या है रे भाई, अच्छा आचरण। गुजरात जानते हो ना भाई, गुजरात में अगर बोलेगा सभ्यता का क्या मतलब होता है, तो अच्छा आचरण यानी कि गुड कंडक्ट। इफ द डिफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एंड एज इट शुड बी, यदि यह परिभाषा यानी कि गुजराती में कंडक्ट गुड कंडक्ट का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब अच्छा आचरण होता है, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत के जैसे ही अनेक लेखकों ने दिखाया है कि किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, और यह वैसे ही है जैसे इसे होना चाहिए। मैं यही बोल रहा है कि दूसरे देश से हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसा है अच्छे है भाई। गांधी जी का कहना, हम जैसे है ना एकदम अच्छे है भाई। अंग्रेजवा चाहे जो भी, हम लोग को मत बताओ, हम लोग को मत बताओ। वी नोटिस, गांधी जी बोल रहे हैं वी नोटिस, अच्छा गांधी जी नोटिस किए होंगे। वी नोटिस डैट मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, गांधी जी बोल रहे हैं हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। हाँ सर, हमारा मन भी आपका मन भी क्या है, एकदम बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट, आहा क्या बोला है, इसे जितना अधिक प्राप्त होता है उतना अधिक चाहता है। मतलब हमारा क्या बोल रहा है, हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह, मन क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह एकदम रेस्टलेस है, बेचैन है। हम इसे जितना अधिक प्राप्त देते हैं उतना अधिक प्राप्त करना चाहता है। यानी कि कार हो गया तो मन करता है, सॉरी साइकिल हो गया तो मन करता है क्या, मोटरसाइकिल ले ले, मोटरसाइकिल हो जाता है तो मन करता है भैया मोटरसाइकिल ना, हमको ना कार चाहिए। कार हो जाता है मन करता है भैया कार ना, हमको डिपेंडर चाहिए। अरे भैया मतलब मन क्या है, एक बेचैन पक्षी है, जिसको जितना दोगे उतना चाहेगा, जिसको जितना दोगे उतना चाहेगा। मन कभी संतुष्ट हुआ कि किसी का कभी भी बिल्कुल नहीं। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाई, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। वो सब सामान ले आओगे फिर भी मन क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है, मन असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल इन आवर पैशन, जितना अधिक हम विषय में लिप्त होते हैं, जितना अधिक हम क्या होते हैं, विषय में लिप्त होते हैं, द मोर अनब्रीडेबल दे बिकेम, ये बोल रहा है वैसे वे उतने ही अधिक बेकाबू हो जाते हैं। ये बोल रहा है जितना अधिक हम विषय में लिप्त होते हैं, जितना हम सोचते हैं उतना ज़्यादा हमारा दिमाग क्या करता है, उस चीज़ के लिए बेकाबू हो जाती है। क्या हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। अब आगे है आवर एन सेंटर
इसलिए देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसलिए हमारे पूर्वज ने आसक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी। इसलिए हमारे पूर्वज ने क्या की, आसक्ति की एक निर्धारित सीमा कर दी। दे सॉ डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। खुशी क्या है, जब हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं, तो ये कौन सा अवस्था है, मेंटल अवस्था है। यानी कि हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल कंडीशन है। उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक आवश्यकता है। ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कोई आदमी धनी होने के कारण सुखी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जो है बहुत धनी है तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो खुशी होगा ही, नहीं, ऐसा नहीं है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और ऐसा नहीं है कि वो नाखुश रहेगा क्योंकि वह गरीब है। और गरीबों होने के कारण दुखी है, यह जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पैसा कमाता है तो वो बहुत खुशी होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत गरीब है तो बहुत दुखी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। द रिच आर ऑप्टेन सीन टू अनहैप्पी, अक्सर देखा जाता है, मतलब धनी अक्सर देखा जाता है कि धनी प्रायः क्या होते हैं, दुखी होते हैं, एंड पुअर हैप्पी, और गरीब खुश होते हैं। अक्सर देखा जाता है क्या होता है, धनी लोग दुखी होते हैं और गरीब सुखी होते हैं। इसका मतलब पैसा मैटर नहीं करता। अगर वो बहुत धनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सुखी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो दुख में भी है और वो दुखी भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो एकदम दुख होगा, बिल्कुल नहीं हो, और वो सुखी रहते हैं, अक्सर देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों लोग सदैव गरीब रहेंगे। ये तो फिक्स है कि लाखों लोग क्या रहेंगे, गरीबों की संख्या ज़्यादा रहेगी। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एनेसेंटर डिसयूजेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर, इन सभी बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं विषय सुख से बचने की सलाह दी है। हमारे पूर्वज ने हमें इस सब को देखते हुए हमें सलाह दी है कि हम लोग को क्या विलासिता, यानी कि हम लोग जो चाह है, मतलब बार बार जो इच्छा है, संतुष्ट नहीं होते हैं वो, और सुख से बचने की सलाह दी है कि हम लोग सुख कम करें। क्या करें, सुख कम करें। ऐसा हमको किसने सलाह दिया है, तो हमारे पूर्वज जी ने। We have managed with the same kind of pleasure as excited थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हमने उन मान्यताओं को आज भी कायम रखा है जो हजारों वर्ष पूर्व थे। ये बोल रहा है कि हम अपने पूर्वज का विरासत आज भी कर रहे हैं, जो पहले खेती से हल जोता था आज भी कहीं कहीं जोता रहा है। We have retained the same kind of cottage that we had in former time, हमारे आज भी वैसा ही घर रखा है जैसे पूर्व में था। आज भी हम लोगों के पास अक्सर क्या होता है, वैसा ही घर होता है जैसे पूर्व में था, पहले था। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमारी घरेलू शिक्षा भी वैसे ही है जैसे पूर्व में थी। अरे भैया, मतलब हम लोग जो हमको जो पूर्वज जो हम लोग को क्या दिया, विरासत दिया, उसी को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसा किसका कहना है, गांधी बाबा का। किसका कहना भाई साहब, तो गांधी का। अब हम पैराग्राफ 6 देखते हैं। कौन सा पैराग्राफ, तो 6 देखते हैं। और पैराग्राफ नंबर, वी हैड, क्या बोल रहा है, वी हैड नो सिस्टम ऑफ लैप कोडिंग कंपटीशन, जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को हमने प्रश्न या नहीं दिया। मतलब वी हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि लैब के कंपटीशन को रोक सके। अच्छा, ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज और रेगुलर वेग, सभी अपने अपने व्यवसाय करते और उचित मजदूरी पाते। अभी क्या हो रहा है, सभी अपना अपना व्यवसाय करते और उचित मजदूरी पा रहे हैं, और ये अच्छा बात भी है। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं था कि हम मशीनों का आविष्कार नहीं जानते थे। अभी क्या कर रहा है, ज़्यादा लोग राजमिस्त्री लोग हाथ से काम कर रहा है। मतलब पहले के लोग, मतलब पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हम जो भी काम करेंगे हाथ से करना सही रहेगा। तो यही हमारे पूर्वज बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि हम मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे या मशीन के बारे में नहीं जानते थे।
But our forefather knew that if we set our heart offer such thing, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि यदि हमने कुछ ऐसा किया, मतलब अगर मशीन सब का उद्घाटन, मशीन सब का अगर आविष्कार किया, वी वुड बिकम सेल्फ्स एंड लूज आवर मॉडल फाइबर, तो हम गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता खो देंगे। यही मतलब पूर्वज लोग क्यों नहीं मशीन का आविष्कार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अगर मशीन आएगा तो हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता, अपनी शारीरिक पावर भी क्या कर देंगे, खो देंगे। ऐसा किसका कहना था? हमारे गांधी बाबा का। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेटियन डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लिया। इसलिए क्या किया गांधी जी? काफ़ी सोचे, काफ़ी समझे, तब निर्णय लिए। किसका बात है सर? गांधी जी का कहना है ऐसा। हाँ, गांधी जी का कहना है that we should only do what we can could with our hand and feet, कि हमें वही करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जिसे हमें हाथों और पैरों से कर सके। तो हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर हम मशीन जो बना दिए तो अपने लोग जो आएंगे ना, खाली मशीने पर निर्भर हो जाएंगे, मशीन के गुलाम हो जाएंगे, मतलब जो काम करेंगे मशीन से ही कर देंगे, तो अपने लोग हाथ चलाएंगे नहीं, अपने लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। और इसीलिए वो जानते थे कि अपने लोग नहीं करेंगे, इसलिए क्या वो हमें वही करना चाहिए हम अपने हाथों और पैरों से कर सके, जो हम अपने हाथों और पैरों से कर सके। ऐसा किसका कहना है? गांधी बाबा का। दे सॉ दैट रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा है कि हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वास्थ्य अपने हाथ और पैर को क्रियाशील रखने में। यही बोल रहा है कि हमारी वास्तविक खुशी किस में है? हमारी वास्तविक खुशी किस में भाई साहब? स्वास्थ्य और अपने हाथ पर क्रियाशील रखने में। क्या है? आप स्वास्थ्य यानी कि हाथ पैर पाँव चलाना चाहिए, हाथ पाँव से काम करना चाहिए। ये क्या है? इससे हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। क्या रहेगा? तो स्वस्थ रहेगा। आगे क्या कहता है सर? आगे, हाँ, आगे कहता है द फर्दर रिजॉन्ड दैट लार्ज सिटी वेयर ए स्नेयर एंड अ यूजलेस एक्युम्ब्रेंस, आगे उन लोगों ने विचार किया या तर्क दिया कि बड़े नगर एक फंदे और बेकार बोझ की तरह थे। वो बोलते थे कि लार्ज सिटी, क्या बड़ा शहर जो है ना एक फंदे की तरह है, बड़ा शहर एक फंदे की तरह है, बेकार बोझ की तरह है। कौन बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे। एंड पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जिसमें लोग खुश नहीं थे। ये बोल रहे हैं गांधी जी का ऐसा कहना है कि बड़े शहर में लोग क्या होते हैं, लोग को क्या होते हैं बड़े शहर में लोग जो है एक बेकार बोझ की तरह रहते थे और जिसमें लोग क्या रहते हैं? खुश नहीं रहते हैं। जितना गांव में खुश रहते हैं उतना नहीं रहते, ऐसा गांधी जी का कहना है। उसके बाद चलिए ये पढ़ते हैं, ये क्या कहता है? हद हजारडास ऑफ द सिटी। अच्छा, देखिए पैराग्राफ नंबर 7 क्या कहता है? डैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर, उसमें चोरों के समूह और लुटेरे हैं। कहाँ पे? बड़े शहरों में ना। गांधी जी का कहना है कि बड़े शहरों में मत जाइयो रे भैया, वहाँ पर क्या है? उसमें चारों ओर क्या है? चोरों के समूह है और लुटेरे हैं। ओके, ये बोल रहा है प्रोस्टिट्यूशन एंड वॉइस फ्लोरिंग इन देम, व्यवसाय एवं दुष्टापूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से बढ़ेंगे। यानी कि जो व्यवसाय है, वैश्य है, वो दुष्ट है, उनका क्या होगा? बोलबाला तेजी से बढ़ेंगे। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, गरीबों को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाएगा। और क्या होगा? जो बड़ा घर वाला रहेगा वो सब गरीबों द्वारा लूटेगा। गरीबों को क्या होगा? अमीरों द्वारा लूटा जाएगा। क्या होगा? लूटा जाएगा। दे वेयर देयरफॉर, क्या बोला? दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे गांव से क्यों संतुष्ट थे? क्योंकि गांव में एकदम संतुष्ट से रहते थे, अच्छे से रहते थे। लेकिन शहर में क्या ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं रे भाई। शहर में ना चोरों का क्या, चोरों समूह सबका लुटेरा था। और वहाँ जो है ना अमीर आदमी भी गरीब से लूटता रहता है। कहाँ पे? बड़े बड़े शहर में। पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं, क्या है पैराग्राफ नंबर 8? देखिए पैराग्राफ नंबर 8 क्या कहता है? दे सॉ डैट किंग एंड देयर असॉर्ड वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, उन लोगों ने देखा कि राजा और उनके तलवार नैतिकता की तलवार से छोटी थी। उन लोगों ने क्या देखा? राजा और उनके तलवार कैसा था? नैतिकता तलवार से छोटी थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द, और इसलिए उन्होंने सॉवरिंग ऑफ द अर्थ टू बी
इन्फेरियर ऑन द ऋषि एंड फकीर, और इसलिए उन्होंने ऋषि और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। क्या बोला कि उन्होंने देखा कि तलवार नैतिकता की तलवार से छोटी थी, और इसलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस फिटर टू टीच अदर देन द टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ऐसा संविधान से परिपूर्ण एक राष्ट्र दूसरे से सीखने के बजाय उन्हें शिक्षा देने सिखाने में कुशल है। जैसा हमारा संविधान है उसमें शिक्षा लेना नहीं है, ऐसा संविधान है जिसमें क्या होगा, शिक्षा देंगे तो बेहतर रहेगा, लेंगे नहीं कुछ। द दिस नेशन हैड कोर्ट, इस राष्ट्र के पास क्या है, कोर्ट है, लेबर है, डॉक्टर है, बट दे वेर रीमेन विद इन बॉन्ड्स। इस राष्ट्र के पास न्यायालय भी है, वकील भी है एवं डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी बंधन यानी कि नियंत्रण में थे। क्या थे, नियंत्रण में थे। क्या थे भाई साहब, नियंत्रण में थे। एवरीबडी न्यू डैट दीज प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपरली। सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे। ऐसे व्यवसाय क्या थे, किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे, सही नहीं था। मोर एवर दीज वकील एंड वैद्स डि नॉट रॉब पीपुल। फिर भी वकील और वैद्य जनता को लूटते नहीं थे, दे वेयर कंसीडर्ड पीपल डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर। वे लोग जनता पर निर्भर माने जाते थे, जनता के सेवक नहीं, मालिक नहीं। मतलब पहले जो वकील, डॉक्टर, नेता, ये सब क्या जनता के सेवक माने जाते थे, मालिक नहीं। क्या, मालिक नहीं। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। जब पहले अगर न्याय होता था तो न्याय जो होता था वो रियल में न्याय लगता था, लेकिन आजकल नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। गांधी जी अपने ज़माना का बात बता रहे हैं ना हम लोग को। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। पहले क्या था, न्यायालय अरे कुछ भी होगा पंचायत में फैसला होगा, न्यायालय में क्यों जाने का, ऐसा पहले था। गांधी जी बोल रहे देयर वेयर नो टॉट्स लर पीपुल इन देम, लोगों को ठगने या आकार भ्रम दबाव या बिचौलिए नहीं होते थे, इतना नहीं होते थे बिचौलिया। आजकल इतना बिचौलिया आजकल इतना हो रहा है ना, क्या ये बताएं। देखिए इवल टू वाज नोटिसेबल, क्या बोल रहा है वो फिर से देखते हैं ये लाइन। इविल क्या बोल रहा है, इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास देखी जाती थी। यह बुराई भी कहाँ देखी जाती, या तो राजधानी या तो उसके आसपास। द कॉमन पीपल लिव्ड इन इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। जो साधारण आदमी हैं, साधारण आदमी स्वतंत्र रूप से रहते हैं और उनकी अपनी कृषि कार्य में लगे रहते हैं। जो साधारण आदमी क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं भाई साहब, स्वतंत्र रूप से जो कृषि करते हैं उसमें अपना लगे रहते हैं। ओके, दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे सच्चे घरेलू कानून स्वराज का आनंद लेते हैं। वो क्या होते हैं, स्वराज का आनंद लेते रहते हैं। कौन सर, कौन बताइए ना, जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन यानी कि साधारण आदमी स्वतंत्र रूप में से रहते थे वो। आगे है टू सिविलाइजेशन, पैराग्राफ 9 में बताना है, ठीक है। पैराग्राफ 9 में क्या कहता है, टू सिविलाइजेशन यानी कि दो सिविलाइजेशन के बीच में अंतर बताया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन है और एक है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता है और एक है पश्चिमी सभ्यता, ठीक है। एक है भारतीय सभ्यता और एक है पश्चिमी सभ्यता। तो भारतीय सभ्यता क्या कहता है, टेंडेंसी इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। लेकिन इसका टेंडेंसी इज टू प्रोपेगेट इमोरेटली, पश्चिम की मनोवृत्ति अनैतिकता को बढ़ावा देता है, यानी कि अपने लोग नैतिकता को बढ़ावा देते हैं, वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन अनैतिकता को बढ़ावा देता है। बेस्ड ऑन द बिलीव ऑन गॉड, अपने ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। अपने लोग जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किस में विश्वास रखता है, ईश्वर की सत्ता में। वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन दूसरा नास्तिक है, यह एकदम गॉडलेस है, कोई भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। लवर्स ऑफ इंडिया किलिंग टू इट लैक अ चाइल्ड किलिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, भारत से प्रेम करने वाले अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ा रहना जरूरी है
जैसे एक बच्चा अपनी माँ के छाती से चिपकता है, उसी प्रकार से प्रत्येक भारतीय अपने भारत माता से, अपने देश से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। लेकिन क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अलग ही बात है। ऐसा कौन बता रहा है भाई? हम नहीं बता रहे, ऐसा गांधी जी बोल रहे हैं। हाँ, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय इट boundaries in no part of the world and under no civilization have all men attained perfection। ये बोल रहा है, ये जो है हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को? तो गांधी जी खुद कर रहे हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा डिस्क्राइब इंडिया का कोई इस वर्ल्ड में नहीं किया होगा। ठीक है, पैराग्राफ 9 खत्म हो चुका है। पैराग्राफ 10 पे देखते हैं कि क्या देखते हैं। पैराग्राफ 10 क्या कहता है? पैराग्राफ 10, आई एम नॉट अ हैटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी बोलते हैं, मैं पश्चिमी वाले का विरोधी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम वाले का विरोधी हूँ, बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी एंड अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। बोल रहे कि मैं पश्चिम वाले का भगवान को माने कुछ ना माने, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका विरोधी हूँ। मैं पश्चिमी, क्या बोल रहा है, मैं पश्चिमी सभ्यता का आभारी हूँ। अच्छा, विरोधी नहीं हूँ भाई साहब। गांधी जी बोल रहे हैं मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, जबकि आभारी हूँ, क्योंकि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि जो पश्चिम के साहित्य है उनसे गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, और उसने मुझे यह सीख दिया है कि डैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज इट फुलेस्ट हैट, यदि मैं भारत की सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूं। क्या बोल रहा है? यदि मैं भारत के सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूं, आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली डैट, तो मुझे अपने भारतीय जनता से अब दिल से कहना चाहिए, आफ्टर ईयर एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों वर्षों के आधुनिक सभ्यता के अनुभव के आधार पर, आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, मैंने यह सीखा। क्या सीखा सर? हाँ, क्या सीखा? देखते हैं क्या सीखा। दैट वी मस्ट सैन इट कोस्ट, कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए रे भैया? किससे दूर रहना चाहिए भैया? क्या बोला है? किससे दूर रहना चाहिए? आप लोग के पास ये सवाल है, दूर किससे बोला है रहना चाहिए? बताइए, किससे बोला है दूर रहना चाहिए? देखिए, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी बोलते हैं पैराग्राफ 11 में कि आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिकता की पूजा है। आधुनिक सभ्यता क्या है? तो यह गांधी जी अपने खुद सवाल करते हैं और खुद उत्तर भी देते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है ना, वो क्या है? वो बोलते हैं कि यह भौतिकी की पूजा है। आजकल क्या हो रहा है, भौतिक चीज़ का ज़्यादा प्यार हो रहा है, पूजा हो रहा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्यूटल इन अस, यह हमारे पशुता की पूजा है। यह किसकी पूजा है? हमारे पशुता की पूजा है। किसकी? पशुता की पूजा है। इट इज, क्या बोला है? इट इज अनअडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, यह आवश्यक शुद्ध भौतिकवाद है। यह क्या है? शुद्ध भौतिकवाद है। ए मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या बोला गया है? ए मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। आधुनिक सभ्यता क्या है? कुछ भी नहीं है आधुनिक सभ्यता। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप टू द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात ना सोचो तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। यही बोल रहा है, यदि हर कदम आप क्या बोल रहे हो, भौतिक सभ्यता की बात ना सोचो तो आधुनिक सभ्यता क्या है? कुछ नहीं है। पैराग्राफ 12 पढ़ रहे, कौन सा पैराग्राफ भाई साहब? 12। देखिए, इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, शायद अनावश्यक है, यह बेकार नहीं है दो सभ्यता को गुण देशों की तुलना करना। यानी कि ऐसा बेकार नहीं है कि दो देश का तुलना कर रहे सभ्यता का, तो ऐसा बिल्कुल बेकार नहीं है। ऐसा किसका कहना भाई साहब? गांधी जी का। It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surrounding, क्या बोल रहा है? climate and surrounding, यह वैसा ही है जैसे पश्चिम ने वैसे ही सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। यानी कि पश्चिम वाले क्या किया? ऐसा सभ्यता, ऐसी सभ्यता विकसित की है जिनको, जो उसको जलवायु और वातावरण के अनुकूल हो। एंड सिमिलरली वी हैव सिविलाइज सुटेड टू आवर कंडीशन, और उसी प्रकार के समान रूप में हमारी सभ्यता के हमारे परिवेश के अनुकूल है। हमारे परिवेश की क्या है? अनुकूल है। अनुकूल रॉय नहीं, अनुकूल है रे भाई। देखिए,
एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर, और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। तो भाई साहब आज हम इस वीडियो में पढ़े कहाँ तक, तो पैराग्राफ 12 तक। तो इस चैप्टर में कुल टॉपिक कितना है, मतलब कुल पैराग्राफ 24 है, और तो हम 2 भाग में बांट दिए हैं ताकि आधा आधा अपना कर लीजिएगा। तो पार्ट 1 है, ये क्या था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 1, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लैंड बाय लैंड एक्सप्लेनेशन का वीडियो पार्ट 2 में बहुत जल्द लेके आएंगे। आप लोग 1 देख लीजिएगा, तो अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 आप लोग के कमेंट से ही आएगा, आप लोग बोलिएगा तो ठीक है।